नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीजीपीएससी ज्ञान के इस नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। आज का ये वीडियो न सिर्फ मौर्योत्तर काल के बारे में आपको बताएगा, बल्कि आपको बताएगा गुप्त काल के भी बारे में। अगर आप लोगों में से जिसने भी मेरा मौर्य काल का वीडियो देखा होगा, उसको इस बात का ज्ञान जरूर होगा कि मौर्य काल का विकास किस प्रकार हुआ, क्योंकि मैंने सारे जितने भी रिलेटेड मौर्य काल से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारे कवर कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य के बाद के काल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको गुप्त काल के भी बारे में बताऊंगा। गुप्त का काल हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। लेकिन दोस्तों, गुप्त काल को जाने से पहले हम लोग पहले देखते हैं मौर्योत्तर काल। इसको या तो मौर्योत्तर काल भी बोला जाता है या फिर इसको बोला जाता है पूर्व गुप्त काल। और इसका जो काल है वह है 185 बीसी से लेके 319 एडी तक, यानी कि 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी के बीच जो है हमारा मौर्योत्तर काल है। तो मौर्योत्तर काल हम लोग को जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम सीधा गुप्त काल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ठीक है, इसका रीजन ये है दोस्तों कि मौर्योत्तर काल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, मैंने एनालिसिस किया हुआ है और इसके बाद मैं आपको ये इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सब चीजों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है मौर्योत्तर काल में। मैं आपको जितना बताऊंगा उससे आप पढ़िए, आपको बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में। दोस्तों, मौर्य काल का जो पिछला वीडियो था वो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसमें मैंने लास्ट में आप लोगों को कैसे बताया था कि मौर्य काल का जो अंत किस प्रकार हुआ। मौर्य काल का अंत मैंने आपको बताया था कि मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम जो शासक था वो था बृहद्रथ। इस अंतिम शासक का एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसी सेनापति ने बृहद्रथ की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की, और वहीं से मौर्य काल जो है समाप्ति पर आ गया। और उसके बाद से मौर्य काल के अंत के बाद से सीधा शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये मौर्यों के बाद का काल है, क्योंकि मौर्य काल यहां पर समाप्त हो जाता है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। समय था यह 185 बीसी। ठीक है दोस्तों, तो ये था पुष्यमित्र शुंग। इसके अलावा मैं आपको इसमें कुछ अनेक राजवंशों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको पहले से ही इसकी रूपरेखा तैयार करके बता देता हूं। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुंग वंश के बारे में, फिर काण्व वंश के बारे में देखेंगे, फिर सातवाहनों के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां चेदी वंश। उसके बाद लास्ट में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुषाण वंश के बारे में। तो कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको 5 राजवंश इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। लेकिन इसमें से सबसे जो मेन, जिससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कुषाण वंश। इसलिए कुषाण वंश जो है इसको हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम में कुषाण वंश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है दोस्तों बौद्ध काल से रिलेटेड, ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शुंग वंश। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मौर्य काल जब समाप्त हो गया, तो मौर्य काल की समाप्ति के बाद बहुत सारे जो राजा जो है वो सत्ता हटाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। लेकिन क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया था, जो मौर्योत्तर काल के बाद कोई आक्रमण जो भारत में हुआ था, वह यूनानियों ने किया था। मैं या तो यूनानी बोल सकता हूं, या उसको ग्रीक भी बोल सकता हूं, या इंडो बैक्ट्रियन भी बोल सकता हूं उसको। ठीक है, तो आप ये तीनों नाम को अच्छे से याद रखिए। उनको ग्रीक भी बोला जाता है। आधुनिक जो उत्तर अफगानिस्तान का क्षेत्र है वही एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो या तो मैं ग्रीक बोलूंगा, या फिर मैं आपको उत्तरी अफगान बोलूंगा दोस्तों, या फिर इंडो बैक्ट्रियन बोलूंगा, इंडो बैक्ट्रियन, या फिर मैं आपको बोलूंगा यूनान। तो ये नाम जो है एक ही है। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था।
मौर्य काल एक साम्राज्य था, ठीक है, मतलब क्या है, बहुत ये पूरा जो साम्राज्य था वो अलग अलग बिखरा हुआ था, लेकिन मौर्य शासकों ने उसको एकजुट करके रखा हुआ था। मौर्य काल की समाप्ति के बाद ये सब तीतर बितर हो गए, अलग अलग जो राजा थे अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों पे, जो पहले मौर्य काल का हिस्सा हुआ करते थे, अभी अलग अलग राजा जो है अपने नेतृत्व में उन एरिया को ले लिए और उसके बाद क्या अपना अपना शासन वहां पर स्थापित कर दिया। तो कुल मिला के क्या जो केंद्रीय नियंत्रण था वो पूरी तरीके से टूट गया। इसका फायदा उठाया यूनानियों ने, इसका फायदा उठाया इंडो बैक्टीरियन ने, और उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण किया तो लेकिन उन्होंने दो चीजें भारत पे लाई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला चीज जो उन्होंने लाया था वो था सोने के सिक्के। तो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के सिक्के का सबसे पहला प्रचलन किसने किया था। तो सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले जो प्रचलन किया था वो इंडो बैक्टीरियन ने, ठीक है। उन्होंने भारत का आक्रमण किया और भारत को अपने साम्राज्य का एक अंग बना दिया, ठीक है। तो अंग बनाने के बाद उन्होंने सोने के सिक्के का प्रचलन किया था भारत में। और दूसरा चीज जो उन्होंने किया था वो था सैनिक शासन। दोस्तों, जब भी हमारे यहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति शासन में यह होता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम लोग का शासन तो लोकतंत्र का है, लेकिन सैनिक शासन में क्या है, जो जनता का ये जो सत्ता का जो नियंत्रण है वो सैनिकों के हाथ में चला जाता है। आप लोगों को इस बारे में अच्छे से पता होगा। तो हम लोग के यहाँ सेना के जो सबसे प्रमुख होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट जी। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट रूप से हम लोग उसको राष्ट्रपति शासन बोलते थे। तो ये राष्ट्रपति शासन का जो सबसे पहला जो है काम जो है, सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन जो है भारत में लेकर आए थे। वो करते क्या थे, वो ग्रीक में यानी कि उत्तरी अफगानिस्तान में बसे रहते थे, उनका केंद्रीय नियंत्रण वहां से था। बाकी अपने सैनिकों को उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण दे दिया था कि आप इंडिया, उस समय उसको इंडिया नहीं बोलते थे, ठीक है। आज आप जो नीचे के एरिया के जो भाग हैं उस पर आप अपना नियंत्रण कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार दो प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ इंडो बैक्टीरियन ने लाई। सबसे पहला है सोने के सिक्के और दूसरा है सैनिक शासन, ठीक है। अब अपन सीधे चलते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। वीरदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस शुंग वंश से रिलेटेड उतने ज्यादा नहीं आएंगे, बस जो बेसिक है वो बता दे रहा हूं कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की और मौर्य काल के बाद कौन से वंश की स्थापना भारत में हुई, ठीक है। और इस शुंग वंश जो थे उनकी राजधानी थी विदिशा। ये जो है अभी भी बिहार का एरिया जो है, मगध विदिशा जी आसपास का क्षेत्र है, ये बिहार के आसपास का क्षेत्र है। तो शुंग वंश जो है उन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई। बस शुंग वंश के बारे में आपको इतना ही जानना है। नेक्स्ट, शुंग वंश के बाद हम लोग देखते हैं कि कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश, दोस्तों कण्व वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस बस ये पूछे गए हैं कि मौर्य काल के बाद, उसके बाद शुंग काल के बाद, ठीक है, कौन से राजवंशों ने भारत पर शासन किया, तो वो थे कण्व वंश। इसका जो संस्थापक था वो था वसुदेव। आपको ये सारे वंश क्रमानुसार याद होने बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्या है क्वेश्चंस घुमा के पूछता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा उसका पैटर्न किस टाइप से पूछा जाता है। बस आपको कण्व वंश में याद रखना है कि कण्व वंश जो है उसका प्रशासक कौन था, उसका संस्थापक कौन था, तो उसके लिए वसुदेव। कण्व वंश के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं, कण्व वंश के टाइम में, तो उसके लिए मैं आपको मैप के थ्रू सब कुछ दिखा देता हूं। देखिए ये इंडिया का मैप है। अभी ऐसे ही बना दे रहा हूं उसको। ये इंडिया का मैप है दोस्तों। इसमें यहां पे जो भारत का जो उत्तरी वाला जो एरिया था, उत्तर वाला एरिया, मतलब एक हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है, ये वाला जो एरिया था, इस पे कण्व वंश का शासन था, ठीक है। उसी टाइम यहां जो उड़ीसा का जो एरिया है, यहाँ उड़ीसा आदि का जो एरिया है, यहाँ पे ये जो एरिया है उड़ीसा वाला एरिया, मतलब इतना दूर में नहीं बोलना चाहूंगा, ये
यहां पे ना दोस्तों, उड़ीसा नहीं बोलते थे उस टाइम, कलिंग बोलते थे। तो यहाँ पे कलिंग का भी शासन था, कलिंग। और यहाँ पे जो शासन था वो था चेदी, चेदी, ठीक है। और उसी टाइम सबसे जो बड़ा वंश जो भारत में शासन करता था मौर्यों के बाद, सुंगों के बाद, तो वो था सातवाहन। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सातवाहन का जो ये जो एरिया है, देखिए कितना दूर तक फैला हुआ है, पूरा गुजरात से, यहाँ गुजरात से लेकर राजस्थान कुछ एरिया से लेकर पूरा दक्षिण भारत तक। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा राजवंश कौन सा था बोलने से सातवाहन। मतलब मौर्यों के बाद अगर कोई वंश जिसने पूरे भारत के ज्यादातर हिस्सों पर शासन किया तो वो थे सातवाहन। इन सातवाहनों को आंध्र सातवाहन बोलते थे, क्योंकि उनका जो मेन केंद्रीकरण था वो था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उनकी जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। यही कर्नाटक का एरिया जो है वहीं पे प्रतिष्ठान है, तो राजधानी आपको याद रखनी है प्रतिष्ठान, ठीक है दोस्तों। तो ये मैप आपको याद रखना है, इसमें कर्ण वंश, सातवाहन और चेदी वंश, ठीक है। आपको मैं बताता हूं कर्ण वंश के बारे में, बस इतना याद रखना है आपको कि इसका जो संस्थापक था वो था वसुदेव। सातवाहन के बारे में देखते हैं। यहां सातवाहन मौर्यों के बाद दूसरा सबसे प्रमुख राजवंश था। सातवाहन जो है ये ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बहुत मानते थे दोस्तों। मतलब ये थे क्या, मैं बता रहा हूं आपको, मौर्य काल के अंदर में ही काम करते थे ये लोग, ठीक है। तो मौर्य काल के जो सामंत थे, उनके सैनिक उन्हीं के आसपास के थे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं इसमें दी गई है, बस क्या है कि ये लोग मौर्यों के अधीन काम किया करते थे। तो ये सातवाहन आंध्र सातवाहन इसलिए कहा जाता था क्योंकि आंध्र प्रदेश में उनका मेन जो है क्षेत्र था, और मेन ये बोलते थे संस्कृत भाषा। सातवाहनों का जो संस्थापक की मैं बात करूं तो सातवाहन का संस्थापक था सिमुक। और भी बहुत सारे सातवाहन से रिलेटेड बहुत सारे राजा हुए, जैसे अपीलक हुए, ठीक है, हाल हुए। यहाँ पे आपको सब चीज मैं इंडियन हिस्ट्री में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इंडिया के लेवल पे इतना ज्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं आते हैं सातवाहन से रिलेटेड। हाँ, आप देख सकते हैं ये जो एरिया है वो मध्य प्रदेश को घेर रहा है, ये जो एरिया है जो राजस्थान को 6 एरिया को घेर रहा है, ठीक है। तो बाकी अपन बोल सकते हैं राजस्थान को नहीं घेर रहा है। यहाँ एक गुजरात को घेर रहा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का एरिया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एरिया। तो कुल मिला के आप जो स्टेट पीएससी की अगर बात करें, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करूं, या फिर मध्य प्रदेश पीएससी की बात करूं, या फिर आंध्र पीएससी की बात करूं, तो इसमें सातवाहन का मुख्य रूप से केंद्रीकरण था। तो इसीलिए इन पीएससी एग्जाम्स में सातवाहन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में तो 100% आपको सातवाहन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मेंस के दृष्टिकोण से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आपको सातवाहन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल से जानना है और भी अच्छे से जानना है, तो हमारे सीजीपीएससी ज्ञान की जो हिस्ट्री चैप्टर है उसको आप ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ से स्पेसिफिक। तो छत्तीसगढ़ से हम लोगों ने जो वीडियो बनाया उसको आप देखिए, उसमें आपको अच्छे से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो बस सातवाहन के बारे में मैं 2 चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा। सबसे पहला तो इसका संस्थापक आपको याद रखना है, सिमुक, और दूसरा एक प्रमुख रचना। दोस्तों इस रचना के बारे में आपको बताता हूं। गाथा सतसई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे तरीके से मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, गाथा सप्तसई। ये भी बोल सकता हूं, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं। ये अलग है, मैं बता रहा हूं कैसे। क्योंकि इसकी रचना जो है एक शासक ने की थी। वो शासक कोई और नहीं था बल्कि सातवाहन नरेश हाल, जो कि एक सातवाहन नरेश था। वह संस्कृत में महान विद्वान था, एक प्रमुख लेखक था, साहित्यकार था। तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूं कि गाथा सतसई जो कि हाल द्वारा कृत है, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिए इसको, क्योंकि सातवाहन नरेश ने बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है हाल कौन से राजा थे, गाथा सतसई किसने बनाया था, ठीक है। तो आपको इस चीजों पर विशेष ध्यान देना है। तो ये रही सातवाहन की बातें। सातवाहन से रिलेटेड तथ्यों के बाद अब हम लोग चलते हैं कलिंग की ओर। कलिंग वर्तमान उड़ीसा को बोलते हैं, और यहां पे जो सबसे प्रमुख राजा था वो था चेदी नरेश खारवेल। चेदी नरेश खारवेल, राजधानी कलिंग।
आजकल जो पुरी का जो एरिया है वो एरिया जो है वो कलिंग को ही बोलते हैं। पुरी आदि का जो एरिया है, पुरी, भुवनेश्वर, ये एरिया आते हैं। तो आप कलिंग यूनिवर्सिटी सुनते होंगे, उसमें भी है, तो उसी के नाम पर पढ़ा है कि उड़ीसा को कलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो चेदी नरेश खारवेल के बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग को कहां से मिलेगी? तो चेदी नरेश के बारे में ज्यादा जानकारी हम लोग को मिलेगी हाथी गुम्फा अभिलेख से। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में हम लोगों को चेदी नरेश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये रही दोस्तों कुल मिलाकर कितने राजवंश यहां पे हुए और उससे रिलेटेड प्रमुख तथ्य। इतना ही आपको जानना है। उसके बाद जो प्रमुख राजवंश जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वो है कुषाण। तो आगे देखते हैं कुषाणों के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में सबसे लास्ट पार्ट यही है, कुषाणों के बारे में। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा हो सके तो, या फिर इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हमने सबसे पहला पढ़ा कि भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण है जो है मौर्यों के बाद वो किसने किया था, उसने कौन कौन से 2 व्यवस्थाएं यहाँ पे लाई। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से प्रमुख 4 राजवंशों का भारत में शासन हुआ। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कैसे की। उसके बाद कण्व वंश के संस्थापकों के बारे में देखा। उसके बाद सातवाहन को देखा, सातवाहन का एरिया देखा, उसके संस्थापक देखे, उसकी भाषा देखी। उसके बाद हमने देखा कलिंग और उसके प्रमुख अभिलेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग कनिष्क के बारे में, यानी कि कुषाण वंश के बारे में। अब लोग देखते हैं कनिष्क के बारे में, यानी कि कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुषाण वंश। दोस्तों कुषाण वंश आपको बहुत चीजें ध्यान देना है, क्योंकि कुषाण वंश से रिलेटेड क्वेश्चन मैं एग्जाम में बहुत देखा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कुषाण वंश आए कहां से थे। तो दोस्तों एक्चुअली ये लोग चाइनीज थे। ठीक है, चाइना में एक जनजाति थी यूची बोल के, यूची जनजाति या फिर एक कबीला बोल सकते हैं। बहुत सारे कबीले थे वहां पे, और ये कबीले जो थे बहुत सारे कबीले थे। ठीक है, कबीला मतलब एक साथ एक ग्रुप में रहते थे, परिवार जैसे बहुत बड़ा जो परिवार रहता है वो कबीला बोला जाता है उसको। तो कबीले जो रहते थे मेन ये शकों के कबीले, शकों के बारे में आप लोगों को एक चीज बताता हूं। शक के बारे में ज्यादा जानकारी आपको एक चीज से मिलती है, वो है रुद्रदामन। एक राजा था रुद्रदामन जो कि एक शक शासक था, महाक्षत्रप। रुद्रदामन, और इसने एक अभिलेख लिखा, वो था जूनागढ़ अभिलेख। ये अभिलेख तो आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि इसके बारे में मैंने शायद बताया था। तो जूनागढ़ अभिलेख इस अभिलेख के बारे में आपको इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। क्यों? क्योंकि उसमें मौर्य काल के कई शासकों के बारे में बताया गया है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आपके अशोक तक। ठीक है, उसके बाद कनिष्क के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। तो ये जो रुद्रदामन का ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग के इतिहास के बारे में देते हैं, एंशिएंट इंडिया के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। संस्कृत में लिखी हुई सबसे लंबा शिलालेख है ये भी बहुत जबरदस्त बोल सकता हूं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो ये जो रुद्रदामन थे वो मेन एक शक थे, शक शासक। और ये शक जो है उनके बहुत सारे कबीले हुआ करते थे, और बेसिकली ये लोग यूची जनजाति के थे। ठीक है, तो उनमें से एक कबीले में से एक यूची कबीला था। उस यूची कबीले से निकल के ये जो है ये बहुत ही परम पराक्रमी थे, बहुत ही तेज थे, बहुत ही वीर थे। वो क्या है कि कुछ कारणवश, आपसी युद्धों के कारणवश वो चले गए थे पेशावर। पेशावर चले गए, पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में, उस पेशावर में चले गए। पेशावर उस समय, उस पेशावर को बोला जाता था पुरुषपुर। तो वो ये जो यूची जनजाति के लोग थे पेशावर या पुरुषपुर चले, और वहीं पे उन्होंने एक वंश की स्थापना की जिसको बोलते हैं कुषाण वंश। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि कुषाण वंश एक चाइनीज थे, और कुषाण वंश ने अपनी राजधानी बनाई थी पुरुषपुर को। अब क्वेश्चन उठता है कि उसके संस्थापक कौन था। ठीक है, तो संस्थापकों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग के पास है नहीं, लेकिन इस पे ज्यादातर शासकों के नाम के बारे में एक बताता हूं आपको चीज।
कुषाण वंश के ज्यादा शासकों के नाम जो कट पीसेस से आते हैं, ठीक है, मतलब जो उनका जो सरनेम होता है वो कट पीसेस रहता है। ये देखिए कट पीसेस या कट पीसेस, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शासक जैसे कट पीसेस 1, कट पीसेस 2, कट पीसेस 3, विन कट पीसेस, ये प्रमुख शासक थे। और उन्हीं में से एक शासक जो था वो था कनिष्क। कनिष्क के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं उसने। तो देखते हैं इसने क्या क्या काम किए थे, इसके साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कनिष्क का परम प्रतापी था। वह मेन जाना जाता है सिल्क रूट के लिए, वह मेन जाना जाता है शक संवत के लिए, वह मेन जाना जाता है बौद्ध धर्म के विकास के लिए। पहला बात करते हैं बौद्ध धर्म के विकास के बारे में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के विकास में सबसे पहला जो नाम आता है राजाओं में, सबसे पहला जो नाम आता है वो अशोक का आता है, ठीक है। अशोक ने सबसे मतलब बौद्ध धर्म का विकास किया। और कौन सी शैली का विकास किया? दोनों शैली का विकास किया था उसने, ठीक है। उसने महायान शैली का भी विकास किया था और हीनयान शैली का भी विकास किया था। लेकिन यहां पे जब कनिष्क की बात करते हैं, ठीक है, कनिष्क जिसको छोटा अशोक भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको एक उपाधि से भी आपको बता देता हूं, इसको बोला जाता है, इसका पूरा नाम जो है देवपुत्र कनिष्क। इसमें से ये जो देवपुत्र है ये उसकी उपाधि है, असलियत नाम है उसका कनिष्क, ठीक है। तो देवपुत्र कनिष्क, इसको छोटा अशोक भी बोलते हैं। क्यों इसको छोटा अशोक बोलते हैं? इसलिए इसको छोटा अशोक बोलते हैं। छोटा अशोक क्योंकि अशोक के बाद किसी ने अगर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ही जोरों शोरों से किया था, बहुत अच्छे तरीके से किया था, और महायान शाखा का विकास जिसने किया था वो कोई और नहीं बल्कि कनिष्क था। इसीलिए इस देवपुत्र कनिष्क को छोटा अशोक भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुख कार्य। जब भी कुषाण वंश की बात की जाती है तो तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं कि कुषाण वंश में सबसे पहला जो चीज आता है वो है सोने के सिक्के। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि सोने के सिक्के का सबसे ज्यादा प्रचलन कौन से वंश ने किया था या कौन से काल में हुआ था? तो उसका आंसर होता है कुषाण काल या कुषाण वंश। क्योंकि सोने के सबसे ज्यादा सिक्के का प्रचलन जो है इसी काल में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं इस लेक्चर में बता चुका हूं कि सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? तो इंडो बैक्टीरियन ने किया था। लेकिन सबसे ज्यादा किसने किया था और सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था अगर आपको ये पूछा जाए तो उसका आंसर होता है कनिष्क के काल में, कुषाण वंश में, ठीक है। तो अब कुषाण वंश में देखते हैं कनिष्क के काल में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जो उसके दरबार में रहते थे, कुछ प्रमुख व्यक्ति, ठीक है। सबसे पहला जो है चरक, वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष। ये उसके दरबार में रहा करते थे, ठीक है। इसमें से ये चरक के बारे में आपको पता होगा, पहले ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। चरक संहिता क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड थी, ठीक है। तो चरक ने वो इसी के दरबार का एक प्रमुख जो है व्यक्ति था। दूसरा है वसुमित्र, नागार्जुन जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, और अश्वघोष जिसके नेतृत्व में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह कनिष्क के काल में हुई थी। इस बात से साबित होता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म को बहुत मानता था, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को उसने पूरे चाइना, अफगानिस्तान आदि के क्षेत्रों में फैलाया, बांग्लादेश तक के क्षेत्र में उसने फैलाया था, ठीक है। तो इसके प्रमुख कार्यों पे चलिए विचार करते हैं। सबसे पहला जो है कनिष्क का कार्य, सबसे पहला है कि सोने के सिक्के। सोने के सिक्के का सबसे ज्यादा प्रचलन इसी के काल में हुआ था, कनिष्क के काल में सबसे पहला। दूसरा है शक संवत। तो शक संवत आप सुनते होंगे, शक संवत 1, 2, 3 इस टाइप से। तो शक संवत का जो
निर्माण हुआ था, ये कैलेंडर है। ये कैलेंडर बनाया था कनिष्क ने। कनिष्क ने इस कैलेंडर का निर्माण क्यों किया होगा, इसका आंसर मैं बता रहा हूं। कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठा था, वह समय था 78 ईस्वी। ये समय था जब वह राजगद्दी में बैठा था। बहुत सारे राजा जो जब राजगद्दी में बैठते थे तो उस डेट से वो एक संवत बनाते थे, यानी कि एक कैलेंडर का निर्माण करते थे। तो उसी प्रकार जो है कनिष्क ने सबसे पहले शक संवत की स्थापना की थी 1878 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले नहीं है, इसके पहले विक्रम संवत की स्थापना हुई थी, लेकिन शक संवत की स्थापना जो है वो कनिष्क ने की थी। यह प्रतीक है कि कब कनिष्क जो है राजगद्दी पर बैठा था, कब इसका राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, तो ये तो हुआ शक संवत का। ठीक है, एक और चीज मैं जो आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया वो है विक्रम संवत। आपको विक्रम संवत का भी याद रख लीजिए के साथ ही साथ। विक्रम संवत जो है वो 58 बीसी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो शक संवत, विक्रम संवत, एक जो हर्ष संवत आता है, ठीक है, एक गुप्त संवत आता है। ठीक है, तो गुप्त हर्ष के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हर्षवर्धन और गुप्त के बारे में, तो उस संवत के बारे में बताऊंगा। तो ये लोग क्या अपना कैलेंडर निकालते थे। जिस दिन इन लोगों का राज्याभिषेक होता था, जब ये लोग राजगद्दी में बैठते थे, तो उस टाइम वो अपना कैलेंडर निकालते थे। तो इस कैलेंडर को अपने हिसाब से वो लोग नाम देते थे। ठीक है, तीसरा काम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिल्क रूट। इसको बोलते हैं रेशम मार्ग। दोस्तों रेशम मार्ग आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिल्क रूट की स्थापना किसने की थी? तो सिल्क रूट की स्थापना की थी कनिष्क ने। अब आपको हैरानी होगी कि जिस काल में जो यातायात के मुख्य साधन था घोड़े, हाथी, ठीक है, और सबसे स्पीड में अगर कुछ तय किया जाता था वो थे घोड़े। घोड़ों के माध्यम से सबसे जल्दी, आजकल हम लोग के पास ट्रेनें हैं, हवाई जहाज है, तो क्या है, दूरियां हम लोग को बहुत ही कम लगती हैं। कहीं भी जगह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी 1 घंटे में हमारे देश में होते हैं, तो कभी अगले घंटे में वो कई दूसरे देश में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे उस कारण आप सोच सकते हैं जब यातायात के उतने ज्यादा साधन नहीं थे, तो उस समय रेशम मार्ग का निर्माण किया गया था कनिष्क ने। और इसका निर्माण जब किया उसने, तो इसकी लंबाई आप सुन के हैरान हो जाएंगे। बांग्लादेश से लेकर दोस्तों बांग्लादेश से लेके पूरा अफगानिस्तान तक, अफगान तक ये जो है सिल्क रूट बना था। सिल्क रूट जिसका मेन जो काम था वो था यातायात का। ठीक है, रेशम मार्ग रेशम के लिए मुख्यतः ये बनाया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारे यातायात के लिए इस मार्ग का यूज किया जाता था, लेकिन रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि रेशम का बहुत ज्यादा प्रचलन इस काल में होता था। और रेशम का जो सबसे मुख्य केंद्र था वो था मथुरा। मथुरा इसी के बीच में पड़ता है मथुरा। ठीक है, ये मथुरा से होते हुए ये अफगानिस्तान जाता था, मथुरा से होते हुए बांग्लादेश जाता था, और अलग अलग जगह, जैसे यहाँ से जो पेशावर है, जो पुरुषपुर है, उस पुरुषपुर को ही जाता था। तो कुल मिला के ये पूरा जो है निर्माण जो कनिष्क ने किया है अपने काल में, ताकि रेशम, न सिर्फ रेशम बल्कि अलग अलग खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान अलग अलग देशों के साथ करने के लिए उसने इस रेशम मार्ग या सिल्क रूट को बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई कनिष्क, राजा कनिष्क के बारे में। तो आपको मेन जो मैंने चीजें बताई है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। आपको कनिष्क के बारे में क्या क्या याद रखना है आप लोगों को। कनिष्क के बारे में सबसे पहले तो कनिष्क ने कौन से धर्म को बहुत ज्यादा फैलाया, ठीक है, कौन सी शाखा को फैलाया, तो महायान शाखा को फैलाया था। आपको मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हूं, एक चीज आपको याद रखना है कि भारत के उत्तर साइड में और दक्षिण साइड में अगर बांट दें, तो बौद्ध धर्म में जो दक्षिण साइड में है वो ही महायान की शाखा नहीं, शाखा है हीनयान। तो महायान की जो शाखा है वो ऊपर साइड में है दोस्तों। ठीक है, तो चाइना से लेके आप जो भी ऊपर साइड में जितने भी देश हैं, ठीक है, रसिया में भी कुछ बौद्ध धर्म है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको महायान शाखा मिलेगी। तो महायान शाखा का विकास जो है कनिष्क ने करवाया था। और भी प्रमुख कार्य आपको बताया, जैसे सोने के सिक्के का सबसे ज्यादा प्रचलन जो कनिष्क कार्य में, कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। सिल्क रूट का निर्माण हुआ उसके कार्यकाल में। शक संवत की स्थापना जो है उसी ने ही करवाई थी। ठीक है,
तो ये सभी जो बातें हैं वो थी कुषाण के बारे में। तो इतने आपको बस याद रखना है गुप्त उत्तर काल के बारे में, पूर्व गुप्त काल के बारे में, ठीक है। इसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे स्टार्टिंग से लेकर आपको मैंने बताया कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से राजवंश आए और इतने राजवंशों के बारे में आपको पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन आपको कुषाणों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जितना बताया बाकी राजवंशों के बारे में उतना थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना बताया हूं उतना काफी है। कुषाणों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। दोस्तों मौर्योत्तर काल के बारे में बाद में हम लोग देखते हैं अब गुप्त काल के बारे में, ठीक है। तो गुप्त काल टाइम पीरियड है इसका 319 से 540 ईस्वी पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो काल है मुख्य रूप से मैं मौर्योत्तर काल बोल रहा हूं। मौर्योत्तर काल का जो समय है वो पहली ईस्वी है, ठीक है। इसका मतलब जब ईसा मसीह का जन्म इसी काल में हुआ था, ठीक है। इसके बाद से ईस्वी सन बोला जाएगा, ठीक है। तो अब से जो भी क्लासेस होंगे उसमें ईस्वी सन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ईसा मसीह के बाद की बात है, ठीक है। इसी टाइम ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो मौर्योत्तर काल में हुआ था, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ऐसे। तो 319 से लेकर 540 ईसा पूर्व में गुप्त काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गुप्त काल ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया। गुप्त काल ने हम लोगों को दिया दशमलव प्रणाली। गुप्त काल ने हमें दिया शून्य की खोज। गुप्त काल ने हमने दिया वास्तुकला का विकास। गणित एक अलग सब्जेक्ट। इतनी सारी चीजें, ये तो कम है, ये 4 चीजें तो कम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो गुप्त काल में हम लोग को मिली। दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था इस काल में। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। वास्तुकला के क्षेत्र में जब भी इतिहास में बोला जाता है वास्तुकला का सबसे ज्यादा विकास किस काल में हुआ, तो गुप्त काल का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से गणित एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाने लगा। आजकल हम लोग जो गणित पढ़ते हैं वह गुप्त काल की ही देख, ठीक है। साथ ही साथ और भी है, जैसे ज्योतिष। भारत में ज्योतिष का सबसे ज्यादा विकास किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। तो डिटेल से हम लोग देखेंगे इस काल के बारे में। बाकी इन सभी महत्वपूर्ण खोजों, खोज कहूंगा, इन महत्वपूर्ण खोजों, इन महत्वपूर्ण देनों के कारण गुप्त काल को भारतीय साहित्य का, भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो डिटेल से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे इस काल में। इस काल में प्रमुख शासक कौन कौन थे। इस काल में वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, किसने गणित के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया, ज्योतिष को किसने अपने चरम तक पहुंचाया। इन सभी चीजों के बारे में गुप्त काल में आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्त काल के बारे में, यानी कि भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल। दोस्तों गुप्त काल में आप लोगों को रूपरेखा में एक बार बता देता हूं, ताकि इस पूरे क्लास में आप लोगों को एक बेस मिल जाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में प्रमुख शासकों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख, जो साक्ष्य, जो तथ्य, जिसके आधार पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कौन सी जानकारी कहां से मिली, इन तथ्यों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन थे, उसके शासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे, समाज के बारे में देखेंगे, सैनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो इतने में जो है गुप्त काल की सारी बातें जो है आ जाएंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे गुप्त काल से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त काल के प्रमुख शासकों के साथ। गुप्त काल का जो संस्थापक था, मतलब गुप्त वंश जिसको बोलते हैं, असलियत में गुप्त थे कौन, पहले ये क्वेश्चन होता है। कहां से आए थे गुप्त? तो गुप्त कोई और नहीं बल्कि कुषाणों के अंदर काम करने वाले उसके कर्मचारी हुआ करते थे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वो उसके सामंत थे। सामंत यानी कि मंत्री, ठीक है। तो कुषाणों के जो मंत्री थे
उसके अंदर में जो काम करते थे वही बाद में जाकर गुप्त काल हुए। ठीक है, तो गुप्त काल में जो सबसे प्रमुख जो शासक था वो था श्रीगुप्त, जिसने इस वंश की नींव रखी थी, श्रीगुप्त। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो एक संस्थापक था। ठीक है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो गुप्त वंश को इतने चरम बिंदु पर कौन लेके गया है? क्यों आजकल हम लोग गुप्त काल को इतना फेमस मानते हैं? क्यों इतना फेमस है? उसका जो मुख्य कारण है, मुख्य शासक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। आप बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज रहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम से कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं। चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। ठीक है, जिसने गुप्त काल में जो एक महान शासक बना वही था चंद्रगुप्त प्रथम। एक ट्रिक आपको बताता हूं जिससे आप प्रमुख इन शासकों को याद कर पाएंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारे शासक हुए थे। ठीक है, सबसे जो पहला शासक था वो था श्रीगुप्त, उसके बाद था घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने के दो ट्रिक है। आपको ये जो टोटल मिला के ये 9 राजाओं के बारे में पूछा जाता है। आपको इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। बस आपको यहां से डिवाइड करना है। ये जो रामगुप्त है, ये रामगुप्त का आपको बस याद रखना है। रामगुप्त के ऊपर और रामगुप्त के नीचे, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक मतलब कहीं से सीखा है उसको, मतलब किसी दूसरे ने इसको बनाया है। बाकी मैं आपको बता देता हूं इसको। दोस्तों देखिए इसमें ये है पहला ट्रिक, मतलब इस ट्रिक को आपको याद रखना है। ये है सरकारी government.com साइट। ठीक है, इसमें सबसे पहले एस फॉर आपको श्रीगुप्त याद रखना है, एस फॉर श्रीगुप्त। जी फॉर आपको घटोत्कच याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सी फॉर चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद एस फॉर समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके पहले वाले जो 4 हैं, रामगुप्त का आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आपको याद रखना है। उसके बाद इसको याद करने के लिए हम लोग के पास छोटा भीम का सुपर भाला। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक है एक और, जो आपको नीचे जो है जितने 4 राजा हैं उसके बारे में मिलेगा। सी फॉर इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, बी फॉर आपको बी नहीं दोस्तों, के फॉर, ठीक, के फॉर कुमारगुप्त आपको मिलेगा, एस फॉर स्कंदगुप्त और बी फॉर आपको मिलेगा भानुगुप्त। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 9 राजाओं के बारे में आपको पूछा जाएगा। इन 9 राजाओं के बारे में आपको याद रखना है, तो इस ट्रिक को अच्छे से याद रखिए। आपके पास कोई और भी ट्रिक है तो हम लोग आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस ट्रिक के माध्यम से आप इस 9 राजाओं के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इन 9 राजाओं के बारे में अभी आपको मैं डिटेल से तो बताने ही जा रहा हूं। एक एक राजाओं के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उसने कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से कार्य किए, सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले
एक पैटर्न बता रहा हूं आपको कि एक सीजीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि एक 4 राजाओं के नाम हम लोग को दे दिए गए हैं और उसका क्रम पूछा गया है। तो ये क्रमानुसार है दोस्तों। तो ये क्रम श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त। तो इस प्रकार आपको एक क्रम से इसको याद रखना है। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक राजाओं के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है दिया नहीं गया है। ठीक है, बाकी इसके बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि जो वास्तविक संस्थापक कौन था अगर गुप्त काल का, तो वह श्रीगुप्त। ठीक है, दूसरा आता है घटोत्कच। इसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी मिली नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे श्रीगुप्त घटोत्कच के बारे में। जो वास्तविक संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आपको बताता हूं कि किसी राजा ने जिसने वास्तविक रूप से गुप्त साम्राज्य को इतने शिखर पर लेके गया है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जैसे ही वह राजगद्दी पर बैठा उसने सबसे पहले तो गुप्त संवत की स्थापना की। यानी कि गुप्त संवत स्टार्ट होता है आपके 319 ईस्वी से, याद रखिए। ठीक है, तो 319 में जब वह राजगद्दी पे बैठा था तो सबसे पहले उसने गुप्त संवत की स्थापना की, जैसे कि कनिष्क ने की थी शक संवत की। ठीक है, और साथ ही साथ एक उपाधि भी उसने धारण की, वो थी महाधीराज। तो चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड 2 बातें। सबसे पहले तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, कब की थी। दूसरा, महाधीराज की उपाधि गुप्त वंश में किसने दी थी। उसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो कि परम तेजस्वी और परम प्रतापी शासक था। मुख्य रूप से यह जाना जाता है अपने दक्षिणापथ के यात्रा के लिए। ठीक है, अपने दक्षिणापथ अभियान जिसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत ज्यादा फेमस है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई एक प्रतिमा भी हम लोग को मिली है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो प्रमुख पहला जो साक्ष्य हुआ है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और दूसरा हम लोग को मिला है प्रतिमा जो है समुद्रगुप्त की, जिसका सिर नहीं है। ठीक है, एक तलवार लिए हुए है, वो भी एक समुद्रगुप्त की एक प्रतिमा मिली हुई है। एक वीणा बजाते हुए कुछ सिक्के हम लोग को मिले हुए हैं। तो ये सब बताते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसको बनाया था उसके राजकवि हरिसेन ने। हरिसेन जो इसका राजकवि था समुद्रगुप्त का, उसने उस अभिलेख को खुदवाया था और उस अभिलेख में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ के अभियान के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। बताया गया है कि वह पूरे दक्षिणापथ की यात्रा में चला गया था, उसको जीतने के लिए चला गया था और उसने जीत हासिल भी की थी। ठीक है, तो इसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से और भी बहुत सारी जानकारी हम लोग को मिल जाती है कि कितना परम तेजस्वी था वो। ठीक है, इसने सोने के सिक्के जो चलवाए थे उसमें उसने वीणा बजाते हुए अपनी जो प्रतिमा है उसको उससे लगाया हुआ था। ठीक है, तो वीणा बजाते हुए जो सिक्के, सोने के सिक्के हम लोग को मिले हैं वह समुद्रगुप्त के काल के हैं। समुद्रगुप्त के काल में उसके परम वीरता का बखान करते हुए एक ब्रिटिश जो लेखक है, एक ब्रिटिश इतिहासकार जो है जिनका नाम है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ V.A. स्मिथ ने यह बताया
यह बोला है समुद्रगुप्त को कि वह भारत का नेपोलियन था। ठीक है, मतलब पूरे दक्षिण भारत को जीतने के लिए वह नेपोलियन बोनापार्ट की तरह जो है वह सबको कुचलते हुए आगे चला गया। ठीक है, और पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया। इसके बारे में बखान करते हुए वी.एस. स्मिथ। वी.एस. स्मिथ एक बहुत ही प्रमुख इतिहासकार है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये प्रमुख जो किताबें जो है वह वी.एस. स्मिथ ने लिखी हैं और इसमें बहुत सारी जानकारियां उन्होंने दी है। ज्यादातर अधिकांश जो किताबें वी.एस. स्मिथ ने लिखी हैं वह उन्होंने भारत के लिए लिखी है। मतलब भारत में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी भी उनके बुक से हम लोग को मिल जाती है। तो उन्हीं बुक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोल के बोला गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में बस इतना ही है। एक दो बात जो है समुद्रगुप्त के बारे में कि उसने कौन कौन सी उपाधि लेकर रखी थी। ठीक है, तो सबसे जो मेन उपाधि जो है वह थे परम भागवत। परम भागवत की जो उपाधि है वह समुद्रगुप्त ने ली थी। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बारे में इतनी ही जानकारी आपको पढ़नी है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम में समुद्रगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्रगुप्त के बाद अब हम लोग देखते हैं रामगुप्त के बारे में। तो सर रामगुप्त का ज्यादातर वर्णन हम लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन जो वर्णन दिया गया है वो है कि गुप्त शासकों में कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के चलवाए थे, तो वो थे रामगुप्त। ठीक है, तो रामगुप्त जो मुख्य रूप से तांबे के सिक्के उन्होंने सबसे ज्यादा चलाए थे। बाकी लोगों ने सोने के सिक्के चलवाए थे, लेकिन इन्होंने जो तांबे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों के बारे में मैं उस वीडियो में आपको बताना भूल गया था। सातवाहन जो है उन्होंने एक विशेष प्रकार के सिक्के चलवाए थे। वो सिक्के थे शीशे के सिक्के। दोस्तों इस प्रकार के जो सिक्के थे आर पार दिखाई देते थे, तो बहुत ही स्पेशल सुंदर प्रकार के सिक्के थे, शीशे के सिक्के जो सातवाहनों ने चलाए थे। उसके अतिरिक्त एक और सिक्के के बारे में जो है इस इतिहास मिलता है, मुख्य रूप से कनिष्क के काल में मिलता है। ये आपको मैं बताना भूल गया था कि एक सिक्का कासार्पण, इसमें कासार्पण जिसमें शीशा था, शीशा, सोना, चांदी। ठीक है, इन सब धातुओं को मिलाकर, ठीक है, ये जो है कासार्पण नाम का एक मुद्रा बनाई जाती थी, जो मुख्य रूप से कनिष्क काल में बनाई जाती थी। ठीक है, बहुत फेमस थी कनिष्क काल में। तो यहां तांबे के सिक्के चलाने का जो मेन काम था वो रामगुप्त ने किया। रामगुप्त के बाद अब अगला चलते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में तो सर चंद्रगुप्त द्वितीय जो मुझे लगता है समुद्रगुप्त के बाद कोई और जो वीर शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको बोला जाता है एक उपाधि से जिसको जाना जाता है वो है विक्रमादित्य। इसको विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं या विक्रमादित्य भी बोला जाता है उसको। विक्रमादित्य के बारे में ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलते हैं, सबसे पहला जो है वह मेहरौली अभिलेख। दोस्तों ये मेहरौली अभिलेख है जो है दिल्ली में जो अभी कुतुब मीनार है, वो कुतुब मीनार के किनारे में एक लौह स्तंभ है। इस लौह स्तंभ जो है उसमें 96% जो है लोहा है। दोस्तों सबसे खासियत आपको मैं बताता हूं इस अभिलेख या इस लौह स्तंभ के बारे में। इस लौह स्तंभ को बनाया था विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने और आज तक इसमें जंग नहीं लगा। तो बहुत ही
अद्भुत बात है कि इतने दिन से खुले आसमान के नीचे पानी के चपेट में आकर भी अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है दोस्तों। 96% उसमें जो है शुद्ध लोहा मिलता है और इसका जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया। यह अभिलेख जो है बहुत कुछ बोलता है विक्रमादित्य के बारे में। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है उसके नवरत्नों के बारे में, और एक है कि विक्रमादित्य की उपाधि उनको मिली कैसे। तो देखते हैं उसके लिए दोस्तों। एक शक सम्राट रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर विक्रमादित्य ने शक साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका और तब से शक साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ठीक है। तो जब रुद्र सिंह द्वितीय जो शक शासक था उसको पराजित किया, तब पराजित करने के बाद उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, सॉरी दोस्तों, चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है। चांदी के सिक्के जारी किए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने, और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता है। ठीक है। सोने के जो सिक्के थे उनको दिनार कहा जाता था गुप्त काल में, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो रूपक उन्होंने लॉन्च किए और लॉन्च करने के बाद उन्होंने स्वयं एक उपाधि धारण की जो थी विक्रमादित्य की उपाधि। तो यहां पे वो जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने या किसको बुलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसको खत्म करने के बाद उन्होंने इस उपाधि को लिया था, तो वो है रुद्र सिंह द्वितीय जो कि एक शासक था। और तीसरा नंबर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी को क्या बुलाया था, सोने को क्या बुलाया जाता था गुप्त काल में, तो क्रमशः रूपक और दिनार कहा जाता था। ठीक है। तो ये है रुद्र सिंह। उसके बाद तीसरा जो बात आते हैं वो था इसके नवरत्नों के बारे में। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में। नवरत्नों में क्या सबको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ विशेष नवरत्नों के बारे में बता रहा हूं। जो नवरत्न नहीं बोल सकता हूं, ये रत्न बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला जो रत्न था वो था कालिदास। कालिदास दोस्तों जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राजकवि थे। ठीक है। कालिदास की बहुत सारी रचनाएं जो हैं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सबसे फेमस जो है कृति है, जिसको कई अलग अलग देशों की भाषाओं में उसको चेंज भी किया गया है। ठीक है। उसका अनुवाद बहुत सारी भाषाओं में किया गया है, इतना फेमस है वो अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके अतिरिक्त कुमार संभव नाम की एक कृति भी उन्होंने बनाई थी, एक क्या बोलते हैं महाकाव्य है वो, कुमार संभव। ठीक है। तो इस प्रकार कालिदास जो थे वो एक प्रमुख थे। ठीक है। दूसरा उधर धन्वंतरी। धन्वंतरी जो कि मेन क्या एक चिकित्सक थे उनके दरबार में। ठीक है। तो विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। तीसरा है अमर सिंह। अमर सिंह जिनकी एक रचना है अमरकोश, जो अमरकोश रचना के लिए बहुत फेमस है। उसके अतिरिक्त है वराहमिहिर। वराहमिहिर का जो पंच सिद्धांत है उनके लिए वो बहुत फेमस है, पंच सिद्धांत। मुख्य रूप से वराहमिहिर जो है ज्योतिष के लिए बहुत ही फेमस थे, ज्योतिष और गणित के लिए भी बहुत फेमस थे। ठीक है। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे उनके रत्न थे। इनमें से ये 4 रत्नों के बारे में आपको याद रखना है। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो और भी डिटेल्स उनके बारे में बताता हूं। ठीक है। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में प्रमुख तथ्य। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कुमारगुप्त। दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में ज्यादातर जानकारी जो है हम लोग को मिलती है वलसाड अभिलेख से। वलसाड जो कि गुजरात में अभी है, यह अभिलेख गुजरात में पाया गया था।
इस वलसाड अभिलेख में कुमार गुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, जिसमें से एक प्रमुख जानकारी वो है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। तो दोस्तों बहुत सारे इतिहासकारों का इस पर मतभेद है। परफेक्ट तथ्य नहीं बोला जा सकता, परफेक्ट साक्ष्य नहीं बोला जा सकता कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था, और किसी का कहना है कि कुमार गुप्त ने बस इसका क्या है कि विकास किया था, वो तो बना उसके पहले ही बन गया था। ठीक है, तो बाकी इतना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था, और उसमें सबसे प्रमुख योगदान वो था कुमार गुप्त का। कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहां पे बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करता था, और उसके जो संचालन का जो मेन काम था वह कुमार गुप्त ही क्या करते थे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त। तो सर स्कंदगुप्त जो है ये मैं बोल सकता हूं सबसे लास्ट ऐसा शासक था जो कि गुप्त साम्राज्य में बहुत तेजस्वी था, जिसके काल में काफी ज्यादा विकास हुए और बहुत ज्यादा युद्ध भी इसने जीते थे। ठीक है, इसके काल में एक आक्रमण के बारे में बताया गया है, वो है हुणों का आक्रमण। हुणों ने आक्रमण किया था गुप्त वंश के साम्राज्य पे। ठीक है, और उसको परफेक्ट रूप से दमन भी स्कंदगुप्त ने किया था। हालांकि उसमें स्कंदगुप्त की बहुत ज्यादा हानि हुई, और यही एक कारण था। हुणों के कारण ही मुझे लगता है कि गुप्त साम्राज्य जो है पतन की ओर, क्योंकि ऐसा बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है। जैसे एक जो अभिलेख है, जैसे भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। जैसे कि हुणों के आक्रमण के समय जब स्कंदगुप्त और हुणों के मध्य जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में पूरी धरती कांप गई थी, ऐसा उसमें वर्णन किया गया है। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक युद्ध था, और हुण भी कितने आक्रामक हुआ करते थे, कितने शक्तिशाली हुआ करते होंगे। तो पूरी धरती हिल गई, ऐसा बताया गया है हम लोगों को भीतरी अभिलेख में। भीतरी अभिलेख और भी बहुत सारी जानकारियां प्रदान करता है स्कंदगुप्त के बारे में। जैसे कि सुदर्शन झील का दूसरी बार जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी जो है वह स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। तो इतनी सारी जो जानकारियां हैं वो स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त में सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था। एक और अभिलेख है, वो है कहूम। कहूम एक अभिलेख है जिसमें स्कंदगुप्त को सक्रोपम कहा गया है। साथ ही साथ भीतरी अभिलेख में जो वर्णन है उसको आपको बताना भूल गया मैं कि स्कंदगुप्त के साथ जो हुणों का जो आक्रमण हुआ था, उसका जो मेन स्वामी था वो था मिहिर कुल। तो मिहिर कुल और स्कंदगुप्त के बीच में जो युद्ध हुआ था पूरी धरती कांप गई थी, ऐसा वर्णन जो है भीतरी अभिलेख में किया गया है। तो ये है पूरा स्कंदगुप्त की बात। उसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए थे, लेकिन वो काफी कमजोर थे। तो एक हिसाब से बोला जाए कि इसके बाद गुप्त शासन काल जो है अपने चरम बिंदु पे पहुंच गया। अपने चरम बिंदु के बाद गिरता चला गया, नीचे आ गया। और इसके बाद जो प्रमुख शासक हुए, जैसे कि एक शासक हुए थे भानुगुप्त, वो उतने भी फेमस नहीं थे। भानुगुप्त के बारे में हम लोग को ऐरावत अभिलेख में मिलता है। ऐरावत अभिलेख भानुगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ गुप्त काल के समाज व्यवस्था के बारे में बहुत सारा जो है जानकारी हम लोगों को देती है। इसमें सती प्रथा के बारे में बोला गया था।
दोस्तों, गुप्त काल में सती प्रथा प्रचलित थी। गुप्त काल में बाल विवाह प्रचलित था। गुप्त काल की जो शासन व्यवस्था थी, गुप्त काल के जो प्रमुख नगर योजनाएं थी, गुप्त काल में जो समाज कितने भागों में विभक्त था, ये सभी जानकारियां जो है एरन अभिलेख से हम लोग को मिल जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो एरन अभिलेख के बारे में कि सती प्रथा का सबसे पहला जो वर्णन है वो कौन से अभिलेख में था। तो वो था एरन अभिलेख। और एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त के बारे में बताता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भानुगुप्त का जो जानकारी है कौन से अभिलेख से मिलती है। तो इससे साबित होता है कि उस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। तो इस प्रकार दोस्तों, ये प्रमुख शासक, जिसके बारे में स्पेसिफिक शासकों के बारे में मेरा जो भी जानकारी मुझे मिली थी मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। अब शासकों के बाद देखते हैं कि अंत कैसे हुआ। दोस्तों, अंत का जो सबसे पहला कारण था वो था हुनों का आक्रमण। जो मिहिर कुल था और स्कंदगुप्त के मध्य जो लड़ाई हुई थी वह इतनी भयानक थी कि भले ही स्कंदगुप्त इस युद्ध में जीत गया, परंतु उसको बहुत ज्यादा क्षति हुई और इसके कारण उसका जो साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया। और यही एक कारण था। ये सिर्फ एक ही कारण नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये भी मैं बोल सकता हूं एक प्रमुख कारण था जिसके कारण गुप्त साम्राज्य अपने अंतिम बिंदु को पहुंच गया। दूसरा, ये तो पहले हुनों का आक्रमण। दूसरा जो है केंद्रीय शक्ति का अभाव। तीसरा जो है वो है कि आपसी विद्रोह तो नहीं बोल सकते, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि छोटे शासकों का विद्रोह। ये प्रमुख 3 कारण हो सकते हैं जिसके चलते गुप्त काल का अंत हुआ। केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया था। कोई ऐसा शक्ति नहीं थी जो कि पूरे गुप्त साम्राज्य को नियंत्रित करे। छोटे शासकों ने भी इसका फायदा उठाया, उन्होंने भी इसका विद्रोह किया। तो इस प्रकार गुप्त साम्राज्य डामाडोल हो गया और लास्ट में इसका अंत हो गया। लेकिन अंत होने से पहले इसके कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी थी। तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, ठीक है। हालांकि मुझे ये जो अंत है उसको लास्ट में बताना चाहिए था, क्योंकि अंत को हमेशा लास्ट में बताया जाता है। मैंने पहले बताया, ठीक है, तो आज को समझ जाइए, उसको लास्ट में पढ़िए आप, अंत को लास्ट में पढ़िए, ठीक है। अब ये समझिए कि अंत हुआ ही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में समाज में जैसे कि एरन अभिलेख में सती प्रथा प्रचलित थी, हाँ, सती प्रथा, बाल विवाह, तो सती प्रथा और बाल विवाह से आप लोगों को इमेजिनेशन ये होता होगा कि इस स्त्रियों की दशा बहुत ही मतलब अच्छी नहीं थी इस काल में। ऐसा नहीं है दोस्तों। बकायदा गुप्त काल में बहुत सारे अभिलेख में बोला गया है कि गुप्त काल में स्त्रियों को बहुत सम्मान प्राप्त था। हाँ, सती प्रथा में जिसके हस्बैंड मर जाते थे, जिसके पति का देहांत हो जाता था, वो उन्हीं के शव में जाके अग्नि में जो है वो सती हो जाती थी। तो बाकी जो इस प्रकार से काम करती थी वह बहुत ही वीरांगना कहलाती थी और उसको बहुत ही इज्जत दिया जाता था, उसकी पूजा तक की जाती थी। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि सती प्रथा हालांकि एक कुप्रथा थी, लेकिन उस जमाने में स्त्रियों को इज्जत दी जाती थी। मरते टाइम बस स्त्रियों के ऊपर अत्याचार टाइप से होता था, क्योंकि सती प्रथा तो कभी भी अच्छी प्रथा नहीं थी। बाल विवाह जो आजकल भी कहीं कहीं जगह में फेमस है, जो बहुत ज्यादा गलत है, उसके बारे में भी इस समाज में बताया गया है, गुप्त काल में बताया गया है। बहुत सारे अभिलेखों में बाल विवाह का वर्णन किया गया है।
सामाजिक व्यवस्था में देखते हैं कि समाज कैसे बना हुआ था। तो ग्राम, सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उसके बाद नगर आते थे, उसके बाद आते थे विषय, उसके बाद आते थे प्रांत। तो ग्राम का जो मुखिया होता था उसको बोला जाता है ग्रामिक। नगर का नगरपति, विषय का विषयपति, और प्रांत का ऊपरी। तो इस प्रकार ये जो जितनी भी जानकारियां जो है वो सामाजिक व्यवस्था के बारे में थी। सैनिक व्यवस्था देखा जाए, उसके प्रशासन व्यवस्था भी बोल सकते हैं इसको। प्रशासन व्यवस्था में इसमें जो उनकी सेना में घोड़ों की सेना थी, हाथियों की सेना थी। इसका जो प्रमुख था वो था महाअश्वपति, महागजपति। जो सेना जो प्रमुख था जिसको बोलते हैं सेनापति, इसको महादंडाधिपति भी बोला जाता था। साथ ही साथ जो लड़ाई होती थी, शांति लड़ाई के बीच में जो सुलह कराने वाले जो काम किया करते थे उनको महासंधि विग्रह बोला जाता था। दोस्तों, इस प्रकार जो है वो प्रशासन व्यवस्था इतने भागों में बटी हुई थी। मुख्य रूप से यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा जो है प्रमुख हुआ करता था और उसके प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेनाएं बनी हुई थी, सेनापति बने हुए थे, महादंडाधिपति, महासंधि विग्रह आदि बहुत सारे जो है बनाए गए थे। समाज के बारे में भी आपको बताया मैंने। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इस काल के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से थे। व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत सारे एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्यक्तित्व के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसने शून्य की खोज की थी। उनकी एक रचना है आर्यभट्टियम। ये गुप्त काल की देन है। दूसरे हैं बराहमिहिर। इनके द्वारा रचित जो है ज्योतिष शास्त्र और गणित पे आधारित पंच सिद्धांत। तीसरा है कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ साथ उन्होंने मालविका अग्निमित्र भी लिखी थी। मालविका अग्निमित्र ये मुख्य रूप से दोस्तों एक नाटक है और इस नाटक का एक हीरो, जैसे कि हर नाटक में हीरो हुआ करता है, उस नाटक का हीरो कोई और नहीं बल्कि राजा अग्निमित्र, जो कि एक गुप्त शासक थे बाद में, जो कि कोई फेमस नहीं थे उतना, बस एक नाटक में उनका वर्णन किया गया अग्निमित्र का, तो वो उसके नायक हुआ करते थे। चौथा है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो कि गणित के विशेषज्ञ थे और उन्होंने अलग से गणित को एक सब्जेक्ट के रूप में उन्होंने लाया था, वो थे ब्रह्मगुप्त, और उनकी रचना है ब्रह्म सिद्धांत। तो दोस्तों कुल मिला के इतने प्रमुख व्यक्तित्व थे यहां पे। इन व्यक्तियों के बाद हम लोग देख लेते हैं वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला के लिए
ही गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की वास्तुकला बहुत ज्यादा फेमस थी। वास्तुकला इसका मतलब है अपने संस्कृति को प्रकट करने के लिए वो स्मारक बनाया करते थे, इसी को वास्तुकला बोला जाता है। ये भी एक प्रमुख कला थी। वास्तुकला में मंदिर निर्माण कला, अपने चरम बिंदु पर थी। मतलब गुप्त काल में जो भी हम लोग को मंदिर प्राप्त हुए हैं, उन मंदिरों में इतने जबरदस्त वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया है कि शायद ही किसी काल में, गुप्त को छोड़ के शायद ही किसी काल में ऐसे वास्तुकला का नमूना जो है दिखाई देता। ऐसी ही एक वास्तुकला आप देख सकते हैं अजंता एलोरा की गुफाओं में। अजंता में बहुत सारी गुफाएं हैं। उन गुफाओं में किसी भी गुफा में आप जाकर देख सकते हैं वहां पे वास्तुकला जो कि गुप्त कालीन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि अजंता कालीन जो गुफाएं हैं वह कौन से काल से रिलेटेड है? तो अजंता काल की जो गुफाएं गुप्त काल से रिलेटेड है। यहाँ वास्तुकला के दर्शन हम लोग को मुद्राओं में भी मिल गए दोस्तों। मुद्राओं में भी बहुत अच्छे से अपने कलाकृति का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि समुद्रगुप्त ने अपने जो रचना है, अपने जो मुद्रा है, उन मुद्राओं में वीणा बजाते हुए अपनी प्रतिमा का यूज किया हुआ है। उसके अतिरिक्त कुमारगुप्त ने मयूर के सिक्के का प्रचलन जो है अपने काल में किया हुआ था। तो इस प्रकार यहां पे आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि दिनार बोलते थे सोने को, सोने के जो सिक्के होते थे उसको दिनार बोला जाता था, और जो चांदी के जो सिक्के हुआ करते थे उसको रूपक बोला जाता था। तो दोस्तों ये गुप्त काल से रिलेटेड सारी चीजें, ये सारी बातें होने के बाद अंत हुआ गुप्त काल का। अंत मैंने आपको पहले बता दिया, जो कि बाद में बताना चाहिए था मुझे, तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ लीजिएगा आप अंत कैसे हुआ। केंद्रीय शक्ति का अभाव था, हुणों का आक्रमण हो गया था, मिहिर कुल का आक्रमण, हुणों का स्वामी, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे जो राजाएं थे उन्होंने भी आपस मतलब विद्रोह किया था इन शासकों के खिलाफ। भानुगुप्त जो शासक थे, हालांकि उतने फेमस नहीं थे, उसी प्रकार से अग्निमित्र और भी बहुत सारे शासक हुए छोटे मोटे, परंतु मुख्य रूप से मैंने जो 9 शासकों के बारे में आपको बताया उसके बारे में आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो कुल मिला के ये गुप्त काल के बारे में आपको टोटल बताया, राजाओं के बारे में और स्पेसिफिक राजाओं को याद करने के ट्रिक्स, हर राजाओं के वर्णन, उनके अभिलेखों के बारे में, समाज के बारे में, सैनिक व्यवस्था के बारे में, मुद्रा के बारे में, प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। मुझे लगता है दोस्तों कि इतने में गुप्त काल के बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। एग्जाम में आप इसी चीज को पढ़ें और गुप्त काल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको बन जाएंगे। मैं आपको इस चीज का यकीन देता हूं। ठीक, गुप्त काल के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में। ठीक, तो गुप्त काल बस यहीं पे समाप्त होता है। गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद दोस्तों अब लोग देखते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में, यानी कि गुप्त साम्राज्य जब खत्म हो गया उसके बाद कौन से राजवंश जो है भारत पे शासन किए। तो कुछ शासक थे, लेकिन मुख्य रूप से जिस राजवंश ने गुप्त शासन के बाद अपना साम्राज्य का विस्तार किया और 647 ईस्वी तक शासन किया, वो था वर्धन वंश। तो कुल मिला के दोस्तों आज हम लोग वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वर्धन वंश जानने से पहले कुछ छोटे छोटे राजवंश भी हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में उस समय शासन कर रहे थे गुप्तोत्तर काल में, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो इसका लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला है जैसे वर्धन वंश। हम लोग वर्धन वंश के बारे में तो डिटेल से पढ़ेंगे ही। वर्धन वंश में हम लोग सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हर्षवर्धन से रिलेटेड आते हैं। वर्धन वंश जिसको पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है। उसके बाद एक मौखरी वंश के बारे में देखते हैं, मैत्रक वंश,
वाकाटक, कदम। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग वर्धन वंश जो कि मुख्य वंश है, जिसके संस्थापक जो थे वो थे पुष्यभूति वर्धन। क्योंकि पुष्यभूति वर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है, इसको वर्धन वंश भी बोला जाता है। वर्धन वंश जिनकी जो राजधानी थी वो थी थानेसर। थानेसर या दोस्तों थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में अभी आप जाएंगे तो आपको थानेसर मिल जाएगा। यह उस समय राजवंशों का एक केंद्र हुआ करता था, और जो राजवंश जिसने न सिर्फ थानेसर में बल्कि आसपास के बहुत सारे जो क्षेत्र है, पंजाब को छोड़कर सारी जगह में वर्धन वंश का शासन था। वर्धन वंश के बाद यहां एक राजवंश था मौखरी। इस मौखरी जिसका जो संस्थापक था वो था ईशान देव। वर्तमान में जो कन्नौज है वही मौखरी जो है शासक ईशान देव ने मौखरी वंश की नींव रखी थी कन्नौज में। कन्नौज दोस्तों अभी यूपी का एक एरिया है, यूपी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक और राजवंश जिसने गुप्तोत्तर काल में यहां पे शासन किया था वो था मैत्रक वंश। इसको वल्लभी वंश भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी राजधानी वल्लभी थी। वल्लभी जो कि गुजरात में स्थित है, वल्लभी। और इसका जो संस्थापक था वो था भट्टारक। अगला है वाकाटक। इसका जो संस्थापक था वो था विंध्य सिंह। तो वाकाटक नरेश विंध्य सिंह जो थे उन्होंने वाकाटकों की राजधानी रखी थी यहां पे, और इसकी जो राजधानी थी वो थी पुरी, जो कि अभी कर्नाटक तमिलनाडु के एरिया में आपको मिल जाएगा। यहां पे पुरी एक एरिया है। कदम्ब जिसका संस्थापक था मयूर शर्मा, और उसकी राजधानी थी वनमाली। दोस्तों इतने प्रकार के शासक जो कि गुप्त काल के बाद जिन्होंने भारत में शासन किया उनका लिस्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, जैसे कि मौखरी वंश का संस्थापक कौन था, कन्नौज में किसका शासन था, वल्लभी कहां पे स्थित है, पुरी कहां पे स्थित है, ठीक है, थानेसर अभी वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, पुष्यभूति वंश के बारे में, मैत्रक वंश, वाकाटक। तो कुल मिला के यहाँ पे एक और क्वेश्चन का पैटर्न हो सकता है कि सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आपको इसके और इसके बीच में भी मिल जाएगा दोस्तों, या इन दोनों के बीच में भी, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपको पैटर्न बस याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम लोग को मेन यहाँ पे देखना है वर्धन वंश के बारे में, क्योंकि सबसे परम प्रतापी जो वंश था, जिसका साम्राज्य थानेसर और अन्य सभी एरिया में था, वो था वर्धन वंश। तो उसके बारे में मुख्य रूप से हम लोग को देखना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन, इसलिए इसको पुष्यभूति वंश भी बोला जाता है या वर्धन वंश भी बोला जाता है। और आधुनिक हरियाणा में जो थानेसर का एरिया है उसी को उस जमाने में थानेश्वर बोला जाता था, और वही वर्धन वंश का राजधानी था, यानी कि सेंटर वहीं पे था। तो राजधानी थी थानेसर। बहुत सारे शासक हुए उस पर। मुख्य रूप से जो शासक का नाम वर्धन वंश में आता है वो है हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर्षवर्धन जो कि बौद्ध धर्म का प्रमुख था, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले राजाओं में इसका स्थान जो है वो तीसरा है। यानी कि सबसे पहले जो अशोक थे उन्होंने क्या है पूरे भारत में बौद्ध धर्म को फैलाया,
उसके बाद कनिष्क, जिन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को पूरे उत्तरी भारत और चाइना आदि क्षेत्रों में फैलाया था। उसके बाद नाम आता है हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन को दोस्तों सेकंड अशोक भी बोला जाता है, दूसरा अशोक, द्वितीय अशोक। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके कार्य ही वैसे थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि छोटा अशोक किसको बोलते हैं, द्वितीय अशोक किसको बोला जाता है। तो छोटा अशोक कनिष्क को बोला जाता था, द्वितीय अशोक जो है हर्षवर्धन को बोला जाता है। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग को ज्यादातर जानकारियां कहां से मिलेगी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में ज्यादातर जानकारियां जो हम लोग को मिलती है उसके जो राजकवि बाणभट्ट की रचना से। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का राजकवि था, उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में अपने इस कृति में लिखा है और उस कृति का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित बाणभट्ट। तो सबसे पहली जानकारी हम लोग को इस चीज से मिल जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सीयू की। दोस्तों सीयू की कुछ नाम आपको अगर याद आ रहा होगा, और जिनको भी याद अगर ना आ रहा हो उनको मैं बता देना चाहूंगा कि सीयू की जो है वो ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत है। जी हाँ दोस्तों, यू की मतलब की जहां पे आपको लगा हुआ दिखेगा, मतलब आप जान लीजिए कि वो एक यात्रा वृत्तांत है। जैसे कि आपको मैं गुप्त काल में यह बताना भूल गया था कि विक्रमादित्य जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, द्वितीय विक्रमादित्य के काल में एक चीनी यात्री जो है वह उनके दरबार में आया हुआ था, विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था, फाहियान। तो फाहियान उसकी एक रचना थी फाओ की, उसमें भी की बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि उसने भी अपनी यात्रा का एक वृत्तांत लिखा हुआ था और चाइनीज में उसको फाओ की बोला जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार फाहियान ने जिस प्रकार फाओ की बनाया था, उसी प्रकार ह्वेनसांग ने सीयू की बनाया था। तो इस सीयू की में बहुत सारी जानकारियां हम लोग को मिल जाती है हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के शासन के बारे में, उसकी सेना के बारे में, उसके बौद्ध धर्म के प्रति लगाव के बारे में। क्योंकि ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो दूसरा सोर्स है हम लोग का सीयू की। तीसरा सोर्स स्वयं हर्षचरित भी एक संस्कृत का महान विद्वान था, साथ ही साथ वो एक प्रमुख लेखक भी था और एक प्रमुख नाटककार। तो उसकी बहुत सारी रचनाओं भी हम लोग को मिली है, कुछ नाटक भी हम लोग को मिले जैसे रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी। तो इन सभी प्रमुख रचनाओं से भी हम लोग को हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में कुछ प्रमुख बातें मिल जाती हैं। दोस्तों ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयू की में हर्षवर्धन को एक नाम से पुकारा है। हर्षवर्धन को उसने शीलादित्य कहा है। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि हर्षवर्धन का जो दूसरा नाम है वो शीलादित्य भी है। ह्वेनसांग ने बार बार शीलादित्य नाम का वर्णन किया है। ह्वेनसांग जो कि भारत में 14 सालों तक रहा, 14 वर्षों तक रहा, और उसने इतनी ज्यादा यात्राएं की है कि इन यात्राओं के कारण उसको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। क्योंकि उसने इतनी यात्राएं की हैं, पूरे विश्व की यात्रा पे वो निकला हुआ था। भारत में वह हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था। साथ ही साथ उसको आधुनिक शाक्य मुनि भी बोला जाता है।
तो ये होएनसांग के दो नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है वो है कि शिलादित्य किसका नाम है, होएनसांग की यात्रा वृत्तांत कितने साल तक रहा था, यात्रियों के राजकुमार किसको बोलते हैं, आधुनिक शाक्य मुनि किसको बोला जाता है। तो ये सब होएनसांग से रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया और उसके प्रमुख धर्म के बारे में। हर्ष मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का मानने वाला था। उसने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया, इसीलिए इसको हम लोग जो है द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर अपनी जो बौद्ध सभाएं हैं वो प्रयाग में किया करता था। प्रयाग, ज्यादातर प्रयाग में उनकी बौद्धों की जो प्रमुख जो मीटिंग्स हुआ करते थे उस काल में, वर्धन के काल में हुआ करती थी। साम्राज्य विस्तार के अगर बारे में अगर हम लोग बात करें तो साम्राज्य विस्तार कैसे किया हर्षवर्धन ने। दोस्तों साम्राज्य विस्तार के उन्होंने अपने परिवार का यूज किया, मतलब एक कूटनीति जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब है कि सबसे पहले तो उन्होंने मौखरी नरेश, एक मौखरी के शासक से अपनी बहन का विवाह कराया। साथ ही साथ मैत्रक वंश जिसको बल्लवी वंश भी बोला जाता है उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करवाया। विवाह करने के पीछे उनका उद्देश्य कोई परिवार बनाना नहीं था या फिर अपने कुटुंब का कोई बढ़ाना नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से उनका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये एक ट्रिक है हर्षवर्धन का, जिन्होंने अपने पुत्री और बहन का विवाह करा के अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। न सिर्फ ये, बहुत सारे और भी शासक थे जो इस कूटनीति के यूज किया करते थे अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए। हर्षवर्धन के बारे में और भी एक जानकारी हम लोग को मिलती है, वो है ऐहोल अभिलेख से। दोस्तों ऐहोल अभिलेख में एक युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। वह युद्ध है हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। दोस्तों उस समय हर्षवर्धन को कोई नहीं हरा पाता था। हर्षवर्धन पूरे भारत को जीतना चाहता था, लेकिन उसी समय एक चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जो परम प्रतापी था, उसने ताप्ती नदी के पहले ही हर्षवर्धन को रोक दिया और हर्षवर्धन को उसने पराजित कर दिया। सो एकमात्र शासक जिसने हर्षवर्धन को ताप्ती नदी के किनारे हराया था वो था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि एक चालुक्य शासक था। तो ये एग्जाम में बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऐहोल अभिलेख में किस युद्धों का वर्णन है और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को किसने हराया था, कौन से नदी के किनारे हराया था। ये सारे क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको कृपया ध्यान रखें। सबसे लास्ट चीज जो हर्षवर्धन के बारे में आपको याद रखना है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वो है आजकल के जमाने में हम लोग जो कुंभ मेला देखते हैं, कुंभ मेला, उसका स्टार्ट भी वर्धन को ही माना जाता है। सो हर्षवर्धन ही है जिसने कुंभ मेला का प्रारंभ करवाया था। और कुंभ मेला आप जैसे कि देख रहे हैं उज्जैन में आजकल होता है और भी बहुत सारी जगह में होता है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए उज्जैन जो है इस बार भी उज्जैन में ही हुआ था। तो सबसे पहला कुंभ मेला भी उज्जैन में ही हुआ था और उज्जैन हर्षवर्धन के काल का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र ही नहीं बल्कि प्रशासनिक केंद्र भी था। उज्जैन को बहुत ही अच्छे तरीके से उसने व्यापार का केंद्र बनाया हुआ था और वहीं पे वह कुंभ मेला का आयोजन किया करता था। बहुत सारे साधुओं को एकत्र किया करता था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार इस माध्यम से किया करता था। तो इस प्रकार हर्षवर्धन ने मुख्य रूप से आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। कुंभ मेले का आयोजन करना, बौद्ध धर्म का उसके द्वारा विकास करना, इन सभी कार्यों के कारण हर्षवर्धन को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप मौर्योत्तर काल के बारे में जब
आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ हर्षवर्धन के बारे में ज्यादातर चीजें मिलेंगी, क्योंकि 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ही था जिसने गुप्त उत्तर काल में शासन किया था। मतलब गुप्तों के बाद कोई एक शासक, जो महान शासक जिसने भारत पर अपना साम्राज्य बनाया, भारत पे अपना अधिकार किया, वो कोई और मिलकर हर्षवर्धन था। बस दोस्तों इतना ही है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आज की क्लासेस में मैंने आपको पूरे गुप्त काल के बारे में बताया, हर्षवर्धन के बारे में बताया। इससे रिलेटेड आप इस वीडियो को बार बार देखें, और कुछ अगर जैसे कुछ पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एंशिएंट इंडिया है वो खत्म होता है। अब आगे के वीडियोस में हम लोग और आगे देखेंगे